साथियों, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम आरएस मेंस के लिए प्राचीन राजस्थान का जो इतिहास है उसमें 50 और 100 शब्द वाले किस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं उनको लेकर जो है ये क्लास लेकर आए हैं आपके। इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में कि किस तरह के क्वेश्चन है और आपको आंसर फ्रेमिंग किस प्रकार करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपके इसमें क्लियर होगी। क्लियर बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे। ये हमारा नया बैच है, आपके 14 जून से शुरू होने वाला है और फाउंडेशन का है पूरा, ठीक है ना। तो पहला जो प्रश्न है आपके वो ये है कि राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का महत्व बताओ। अब इसमें जो है मैं आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें जो है क्लास में बोल कर बताऊंगा, क्योंकि अभी लिखने का इतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं और राजस्थान आप लोगों ने सभी ने लगभग पढ़ रखा है। तो एक रिवीजन की आवश्यकता है जिसमें आपको आइडिया हो जाएगी किस तरह के प्रश्न आएंगे और हमें उत्तर जो है वो किस तरीके से लिखने हैं, और उसमें कीवर्ड कौन कौन से वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की बात करते हैं तो अब आपको वहां पे ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियां क्या होती है, ठीक है ना। ये आपकी समझ के लिए है कि प्रागैतिहासिक उनको कहते हैं जिनको लेखन के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि जो साक्षर सभ्यता ही नहीं थी। भारत में ऐसी 3 प्रकार की संस्कृतियां हैं जिसको हम पाषाण, ताम्रपाषाण और महापाषाण कहते हैं। महापाषाण का यहाँ अर्थ है कि बड़ी कब्रें जो थी, यानी कि लोगों को दफना कर उसके ऊपर बड़े पत्थर रखे जाते थे, बड़ी कब्रें जो बनती थी उसी को महापाषाण कहा जाता है। राजस्थान में महापाषाण संस्कृति नहीं है क्योंकि वो दक्षिण भारत की थी। तो हमारे यहाँ जो मुख्यतः है वो आपकी ताम्रपाषाण और पाषाण संस्कृतियाँ, यानी कि इस प्रश्न में आपको 2 चीजें जो है वो कवर करनी है, एक तो पाषाण और एक है आपके ताम्रपाषाण। तो इससे पहले चीजें आपके यही क्लियर हो जाएगी हमें इसमें लिखना क्या है। तो आपको सबसे पहले इसमें पाषाण और दूसरा आपको बताना है ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, ठीक है कि ये है। अब इनका क्या है महत्व है। देखो, महत्व का मतलब क्या होता है। महत्व का मतलब ये होता है कि वो चीज़ हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है, ठीक है, उससे हमें क्या चीज़ें पता चलती है, तो वो चीज़ बतानी है। तो पाषाण युगीन जो संस्कृति, अब आपको यहाँ पे वो जगह वगैरह नहीं लिखनी, यहाँ पे आपको महत्व बताना है। तो महत्व क्या है, तो एक तो ये संस्कृतियाँ दोनों हमें क्या बताती है, विस्तार, क्षेत्र, कि किन किन क्षेत्रों में इनका फैलाव था। तो आपको एक तो ये जानकारी मिलती है कि इन संस्कृतियां कौन से क्षेत्र में समृद्ध हुई थी आपके, ठीक है ना, पाषाण युगीन संस्कृतियां। तो आप इसमें फिर बता सकते हो कि हम पाषाण युगीन संस्कृतियों को 3 भागों में बांटते हैं और अपने राजस्थान में तीनों के प्रमाण मिलते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, नियोलिथिक। और इसमें पूरा में आपके 3 भाग है, निम्न, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। तो विस्तार में जो है निम्न की अगर अपन बात करेंगे तो डीडवाना है, जायल है, सिंगी तालाब है, यानी कि ये नागौर में और डीडवाना वाली जो कई चीजें हैं स्थान है वो इसमें आ जाते हैं आपके। भैंसरोडगढ़ है, सोनीता है, ये आपके क्षेत्र, यानी कि चित्तौड़गढ़, अरावली वाला क्षेत्र और नागौर वाला जो क्षेत्र है वहां पर इस संस्कृति का फैलाव था। मध्य में आपके लूनी संस्कृति आ जाती है। तो लूनी नदी और इसके आसपास वाले क्षेत्र में जो है वो आपके विस्तार का पता चलता है। और उच्च पूरा पाषाण में तो आप सभी जानते ही हो कि खूब सारे हमें गुफा चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। बेराट है, दर है, आलनिया है, साजा है, ठीक है ना। तो ये तो आपने सभी ने पढ़ रखे हैं और इसमें होमोसेपियंस आया और वो सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। तो पहले क्षेत्र की बात अगर देखें तो उसमें ये आता है। इसी तरह मध्य में जो है तिलवाड़ा है, आपके बूढ़ा पुष्कर है, तो ये स्थल आपके आ जाते हैं। तो आप इसमें बताओ कि इन इन क्षेत्रों में जहाँ पर्वतीय इलाके थे, झीलों के क्षेत्र थे, नदी घाटियां थी, उन क्षेत्रों में इस सभ्यता का विस्तार था आपके। फिर आपके सोजत है, धनेरी है, कानवास है, ये सारे क्षेत्र जो है वो आपके। मंडपिया है भीलवाड़ा वाला, एक चित्तौड़ में मंडपिया है, 2 मंडपिया आपके भीलवाड़ा वाले की यहाँ बात हो रही है आपके। कदमली घाटी है, ये सारी चीजें जो है वो आपके इसमें आती है। और इसी में जो है आपके मेन स्थल जो था वो बागोर है, जहाँ पे भारत में सबसे पुराने आपके पशुपालन के प्रमाण जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। नवपाषाण की अगर अपन बात करें, नियोलिथिक की, तो इसमें आपके तिलवाड़ा है, भैंसरोडगढ़ है, ये इलाके आते हैं आपके। तो ठीक है ना, ऐसा नहीं कि राजस्थान में नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण नहीं मिलते हैं, मिलते हैं आपके। नवाघाट है, ठीक है ना, और आपके समदड़ी है, ये आपके
तो ये इसमें आते हैं नवपाषाण में। तो ये आपको सारी चीजें बतानी है। इसी तरह ताम्रपाषाण में इसमें अपन अलग से बात करेंगे पूरी संस्कृति पे। तो यहाँ पे अगर ताम्रपाषाण के क्षेत्र है तो आपको पूरा बनास संस्कृति वाला इलाका, आड़ संस्कृति है, ठीक है ना, जोधपुर व गणेश्वर वाला है आपके क्षेत्र, कांतली नदी की संस्कृति है। और फिर उसके अलावा जो आपके कहीं बिखरी हुई पिंड पाड़लिया आपके, ऐसे खूब सारी जगह है जो बिखरी हुई संस्कृति है, यानी सवाई माधोपुर, भरतपुर, पूर्वी राजस्थान से लेकर आपके दक्षिणी राजस्थान, और अपन यहाँ पे देखें तो जोधपुरा और गणेश्वर तक इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। नागौर में कुराड़ा वगैरह वो सारी जगह जो है वो आपके किस में आती है, ताम्रपाषाण संस्कृति में आती है। तो आपको पहले तो विस्तार बताना, अब सारा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि 100 शब्द है अपने पास। तो आपको कुछ खास बातें या मैप बना के बता दो राजस्थान का कि इन क्षेत्रों में इन संस्कृतियों का विस्तार है, और थोड़ा बहुत उसमें आप लोग लिख लो। तो पहली चीज आपकी ये हो गई। फिर आपको इसमें बताने हैं कि उपकरण कौन से थे। उपकरण में आपके अलग अलग युगों में थे, जैसे इंडेक्स परंपरा मिलती है आपके निम्न पुरापाषाण युग में, बाद में तक्षणी वगैरह, ब्लेड, ब्यूरिन्स ये आती है आपके, फिर सूक्ष्म पाषाण आता मध्य पाषाण में, और फिर धातुओं का प्रयोग हो जाता है नवपाषाण में। तो ये आपको उपकरणों में बता देना है कि ये उपकरणों का प्रयोग करते थे, ये जानकारी मिलती है। फिर इनके जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें, तो वो आप बता दो। जीवन में जैसे अर्थव्यवस्था के बारे में तो आप बताओ कि पहले आखेटक थे, खाद्य संग्रहण, वहां से आपके पशुपालन तक आए, और फिर यहाँ पे किस में पहुंच गए, नवपाषाण में कृषि में। और ताम्रपाषाण संस्कृतियां भी ग्रामीण संस्कृतियां जो कृषि अर्थव्यवस्था को दर्शाती है आपके, तो वो इकोनॉमिक लाइफ की बात हो गई। फिर आपके अगर आता है सांस्कृतिक जीवन, तो इसमें आप बताओ कि सामाजिक जीवन, घर वगैरह इनके आवासों के प्रमाण मिलते हैं आपके इस युग में। और नवपाषाण में स्थायी जीवन की शुरुआत होती है, पहले गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में चित्रकला मिलती है आपके उच्च पुरापाषाण युग में, और उन गुफा चित्रकला से हमें उनके सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, जिसमें वो शिकार करते हुए दृश्य है, सूर्य के चित्र है, बाघ के चित्र है, स्वास्तिक के चित्र है, मानव आकृतियां है। तो ये कुछ धार्मिक सामाजिक मान्यताओं को दर्शाती है। तो वो आपको यहाँ पर जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में आपको बता देना है। तो इकोनॉमिक लाइफ हो गई, कल्चरल लाइफ हो गई आपके, उनके बारे में आप ऐसे बता सकते हो। तो ये आपके मान लीजिए कि इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आपको इस तरह की चीजें बतानी है कि किस प्रकार आखेटक से पशुपालन से खेती की तरफ गए, सांस्कृतिक जीवन में हमें क्या जानकारियां मिलती है, ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में उनकी अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए, कौन से फसलों से वो परिचित थे, सारी बात आपके पता होनी चाहिए। वो अपन आगे बात करेंगे इसमें भी कौन सी चीज है। तो अगर ये प्रश्न आए, महत्व की बात आए, तो ये अगर आपको सीधा ही पूछ ले कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का वितरण बताओ, तो आपको सिर्फ नाम बताने हैं, कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, और मैप बनाकर आप बता दो, ठीक है ना। तो आप जैसे छोटा सा परीक्षा में मैप बना दो, राजस्थान का बड़ा मैप आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो और छोटे मैप में आप बता दो कि कौन सी जगह किस जगह पे है, ठीक है ना। जैसे बनास संस्कृति है तो आप इस क्षेत्र में बता दो, आपके जोधपुरा और गणेश्वर है तो यहाँ बता दो, फिर इधर वाले में बता दो, और आपके अलग अलग जो है उसमें मार्क जो है, क्योंकि कलर तो आपके एक जैसे ही रहेगा, तो आप ऐसे अलग अलग मार्क कर दो कि ये पाषाण युगीन है और ये आपके ताम्रपाषाण युगीन है। तो आप इनको बता दो कि ये तो पाषाण की होगी और ये ताम्रपाषाण होगी, तो अलग अलग निशान बना के बता दो। तो इससे क्या होता है कि आपकी दिक्कतें नहीं होती और एग्जामिनर को भी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहला आपके ये है। फिर आपके ये हमारा बैच है आपके फाउंडेशन का, और 2 साल की वैलिडिटी रहेगी और 1 साल में कोर्स कंप्लीट होगा आपके। पिछली बार हम लोगों ने अप्रैल मई में ही जो है आपके RSS स्टडी सर्किल पे बैचेज शुरू किए थे, उससे पहले नहीं किए थे। पहला बैच हमारा मई में शुरू हुआ था और अब मई है आपके, जबकि वो बैच जो है आपके RS के हिसाब से आपके कंप्लीट हो गया। 95% चीज़ें हमने कवर करवाई, 5% चीज़ें रह जाती है तो वो नोट्स वगैरह के तरीके से मिल जाती है आपके। लेकिन अब की बार जो इसमें आपके लगभग 100% चीज़ें जो है वो भी आपके कंप्लीट रहेगी। राजस्थान में आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृतियों के बारे में बताओ। अब आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृतियों का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो परीक्षा में आपको नहीं लिखना है आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियों का अर्थ क्या है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये होता है कि जिनके
लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई हो, जैसे सिंधु घाटी, या जिनकी मौखिक परंपरा थी जैसे वैदिक संस्कृति। तो अब आपको इसमें दो संस्कृतियों की बात करनी है, एक तो उनका वितरण कहाँ है और एक उनकी विशेषताएं। तो दो संस्कृतियां कौन सी हुई, तो एक तो होगी सिंधु घाटी आपके, और एक होगी आपकी वैदिक संस्कृति। यानी आपको दो संस्कृति के बारे में बताना है। वो सभ्यता, ये संस्कृति, इसका अंतर तो मैं हर क्लास में बताता हूँ आपके पहले, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति, इनके बारे में आपको बताना है। तो सिंधु घाटी के बारे में जब आप बताओगे तो वितरण है, वितरण का मतलब आपके कौन से क्षेत्र थे, तो आपको क्षेत्र के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो आपको क्षेत्र के बारे में जब जानकारी पता होनी चाहिए तो उनकी बात अपन करेंगे। तो अब जब बात आपके क्षेत्र की आती है तो उसमें आपको ये बताना है कि विस्तार जो था वो आपके कहाँ कहाँ पे था। तो जब क्षेत्र की बात करें तो देखो, कालीबंगा तो आप सभी जानते ही हो, उत्तरी राजस्थान में मुख्यतः जो है आपके इस सभ्यता का विस्तार था। कालीबंगा है, बरौर है, आपके बिंजोर है, ये नए क्षेत्र है जिनके बारे में अभी खोज हुई आपके। करणपुरा है, और जो आपके पीलीबंगा और रंग महल है, यहाँ पर भी कुछ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो वो बहुत ही कम है, माइनर है आपके इन क्षेत्रों में, ठीक है ना। मेन जो है वो आपके ये है। फिर भी हम ये देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो आपके उत्तरी राजस्थान की तरफ ज्यादा केंद्रित है, तो वहां पर आपके सभ्यता का प्रमाण है। वैदिक संस्कृति के प्रमाण हमें नौ भरतपुर और यहाँ पे आपके मिलते हैं, वो भी उत्तर वैदिक कालीन जो है आपके, ठीक है ना। और ऋग्वैदिक कालीन जो है वो आप सभी जानते हो, सरस्वती नदी क्षेत्र है आपके, सरस्वती और दर्शवती के बीच का भाग, जिसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहते हैं आपके। तो यहाँ पर यह सभ्यता फैली हुई थी। तो ये भी लगभग बीकानेर वाला भाग जो था आपके वो क्षेत्र था, और इसमें ये है सौथी संस्कृति के नाम से है, और सौथी क्षेत्र जो है वो आपके हनुमानगढ़ में है, सौथी खुद। ये आपको ध्यान रखना, ये बीकानेर में नहीं है। सरस्वती दर्शवती के मध्य का भाग जो था वो आपके उपजाऊ क्षेत्र कहलाता था, और इसको कहते थे कि ये देवताओं द्वारा आपके निर्मित भाग है, देवकृत योनि है, जैसे सप्त सिंधु प्रदेश था वैसे। और ये सबसे जो है उत्तम क्षेत्र माना जाता है, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख आया आपके। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हमें वैदिक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ पे बाद के काल में ये उत्तर वैदिक कालीन है और एक ऋग्वैदिक कालीन है। यहाँ पे PGW चित्रित दूसर मृदभांड वगैरह और आपके इनके बारे में लोहे वगैरह की भी जानकारियां जो है वो हमें इस क्षेत्र में मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो आपके हो गया इसमें क्षेत्र कि किस किन क्षेत्रों में ये आपके फैली हुई थी। फिर आपके वितरण के बाद आती है विशेषताएं, कि भाई क्या विशेषता थी। दूसरा हमारे इस प्रश्न का जो पहलू है वो, तो इसमें भी आप मैप बना के बता सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है आपके विशेषता। जब विशेषता की बात आती है आपके, तो उसमें आपको ये बताना है कि हमें जीवन के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है। और मेन जो है, पहले अपन सैंधवकालीन जो संस्कृतियां उनकी बात कर लेते हैं, या सैंधवकालीन जो स्थल है। और सैंधवकालीन स्थल में जो है पहला कालीबंगा है आपके। अब इसमें आपको जैसे महत्व आता है, तो आपको सीधा कालीबंगा पूछे तो किसने उत्खनन किया, खोज की, वो सब चीजें लिखनी है। लेकिन अगर आपके इस तरह का विशेषताओं वाला प्रश्न आए, महत्व वाला आए, तो फिर बताना है कि कालीबंगा में क्या चीज है। तो पहले आपके क्षेत्र बताना है, आपके कालीबंगा के क्षेत्र में है तो सौथी संस्कृति का भाग है ये, घग्गर आकरा मैदान, जो प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति थी आपके, तो इस क्षेत्र में ये अवस्थित था, उपजाऊ क्षेत्र था आपके, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये बताना है, फिर इसका काल बताना है कि कौन से समय की ये संस्कृति है। तो यहाँ पे आपको दोनों काल मिलते हैं, प्राक और विकसित, यानी नगर भी मिलता है, और प्राक हड़प्पाकालीन। और प्राक में जो है हल्के खांचे जुते हुए खेत, इसके प्रमाण मिलते हैं आपके, भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको बतानी है कि भाई इतनी खेती उन्नत थी कि उन्होंने जो है आपके एक ही खेत में दो दो फसलें जो थी वो आपकी उगाई। इसी तरह बरौर से भी जो है प्राककालीन जो है संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे कितने सांस्कृतिक स्तर पर हमें जानकारियां मिलती है, ठीक है। तो सांस्कृतिक स्तर और उत्खनन स्तर अलग होते हैं, और कई बार लोग इसमें परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं आपके। तो 5 तो यहाँ पे सांस्कृतिक स्तर है आपके, जैसे 2 ये हो गए, फिर बाद के काल के हैं, ठीक है ना। और 9 यहाँ उत्खनन के स्तर है आपके।
9 बार यानी कि अलग अलग समय आपके उत्खनन हुआ है आपके, तो दोनों चीजें अलग है आपके। फिर आपके और क्या जानकारियां मिलती है, तो नगर नियोजन, इसके बारे में, गरीब बस्ती थी ये, गरीब बस्ती थी, कैसे थी गरीब बस्ती, तो गरीब बस्ती कैसे थी, तो एक तो लकड़ी की नालियां थी आपके, तो ये सारी चीजें आप प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, वैसे उसको लिखने का तरीका जो है वो आपके थोड़ा अलग होता है। तो लकड़ी की नालियां थी, इस वजह से थी, ठीक है ना। तो आपके गरीब बस्ती कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, इसलिए गरीब बस्ती आपके इसको माना जाता है, ठीक है ना ये। फिर यहाँ पे नगर नियोजन में दोहरी रक्षा दीवार है आपके, दोनों नगर के जो दोनों भाग थे पूर्वी और पश्चिमी, उन दोनों की आपके सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी। तो ये आपको इसमें बताना है, तो ये इस तरीके से चीजें आपके बतानी। फिर आपको बताना आर्थिक जीवन क्या था यहाँ पे कालीबंगा का, क्या जानकारी मिलती है, तो हमें विदेशी संपर्क के बारे में एक तो पता चलता है आपके, व्यापार वगैरह के बारे में, जैसे मेसोपोटामिया की बेलनाकार में मुहर मिलती है आपके, तो ये आपको बताना है। विदेशी संपर्क थे, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे बताना है कृषि के बारे में, तो अपन देखते हैं कि प्राक काल में एक खेत में दो दो फसलें, उगाने के प्रमाण है। फिर हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ऊंट वगैरह, इन जानवरों की हड्डियां मिलती है आपके, तो वो चीजें हमें दर्शाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताती है। तो आप आर्थिक जीवन के बारे में बता सकते हो, फिर आप इसके सामाजिक जीवन के बारे में आप बता सकते हो, जो घर है वगैरह है, तो वो संयुक्त परिवार के बारे में बताते हैं आपके। तो इस तरह का जो है उनका सामाजिक जीवन था। समाज में विभिन्न वर्ग थे, ठीक है ना, क्योंकि खेतीहर भी लोग थे, ईंट बनाने वाले श्रमिक भी थे, तो कई वर्गों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। इसी तरीके से आप धार्मिक जीवन के बारे में बता दो कि युग्म समाधान एक तो मिलता है, तो दाह संस्कार के बारे में आपको पता चलता है। फिर आपके अग्निकुंड 7 जो आयताकार वेदिका ही मिलती है, तो उसके बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। और फिर लिपि ब्रुष्टोपेडन शैली में लिखी गई, लिपि ब्रुष्टोपेडन नहीं है। और गोमूत्री का लिपि के प्रमाण सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं कालीबंगा में, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि गोमूत्री का नहीं थी, ये ध्यान रखना। उनकी लिपि तो भाव चित्रात्मक थी, और ब्रुष्टोपेडन तो लिखने की शैली स्टाइल थी आपके। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है यहाँ पे। क्लियर हुई ना बात। तो ये आपके महत्व में या विशेषताओं में सारी चीजें आती है। फिर जो बाकी जो स्थल थे आपके बरौर, ठीक है, उसके बारे में आप बता दो। तो ये तो आपके कालीबंगा हो गया। तो अब क्योंकि आपके पास जो शब्द जो है, शब्द सीमा कम होती है, तो आप छोटी छोटी पैराग्राफ में एक एक लाइन में जो है चीजें बता दो कि सामाजिक जीवन में हमें विभिन्न वर्गों की उपस्थिति का पता चलता है, तो युग्म समाधान और अग्निकुंडों से धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। बेलनाकार मुहरों से हमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार का या विदेशी संपर्क का जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से लिखना आपके, तो लिखने की जो थोड़ा तरीका है वो आपका अलग होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको बरौर के बारे में बताना है कि भैया ये गंगानगर में है, घग्गर नदी वाले भाग में ही, ठीक है ना, जो खास खास क्षेत्र है, ठीक है ना। सरस्वती नदी, आप अब इसमें भी कई सारा कंफ्यूजन है, सरस्वती और घग्गर नदी में ये भी अलग है वैदिक स्रोतों की अगर अपन बात करें तो। और यहाँ पर प्राक व नगरीय चरण दोनों मिलते हैं आपके, जैसे कालीबंगा में है। और 800 जो है मन के लगभग यहाँ पे, सॉरी 8000 मन के जो है वो यहाँ से मिलते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा संख्या में जो है मन के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह बिंजोर है आपके घग्गर नदी पे, घग्गर नदी पर आपके अनूपगढ़ में है। और यहाँ पर भी कंकाल मिलता है आपके, मानव कंकाल के प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह कर्णपुरा जो है वहाँ पे नगरीय चरण के प्रमाण मिले हनुमानगढ़ में आपके। हनुमानगढ़ में, और यहाँ पे जो प्रमाण मिलते हैं वो आपके किसके हैं, नगरीय चरण के। तो ये आपको चीजें क्लियर रखनी है। तो ये तो हो गए सैंधव स्थल। इसी तरीके से आपको बताना है
कि वैदिक कालीन जो सभ्यताएं हैं, ऋग्वेदिक काल में हमें सरस्वती नदी वाला जो भाग है, सरस्वती और दर्शवती, उसके बीच में आर्यों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं और इनको वो ब्रह्मवर्त प्रदेश के रूप में आपके उल्लेख हुआ है उसका। तो एक उसको सबसे पवित्र स्थान माना गया आपके। उत्तर वैदिक काल में जो नौ है वहां पर हमें कुछ मृत भांड मिलते हैं, PGW, और बाद में लोहे की उपस्थिति के भी प्रमाण जो है वो हमें वहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर बाकी आपके वैदिक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ वगैरह में भी कुछ जो है उल्लेख जो है अप्रत्यक्ष इस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी है। तो इस तरीके से आपको इसका जो आंसर जो है वो लिखना है। फिर आपके जो मैंने कहा कि डिटेल में जो है आपके ताम्रपाषाण संस्कृति है, तो ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में अगर क्वेश्चन आए कि उनके वितरण प्रतिरूप तथा सांस्कृतिक जीवन पर टिप्पणी करो, यानी कि एक तो उनका वितरण प्रतिरूप, किन किन क्षेत्रों में ये आपकी संस्कृतियां फैली हुई है, और दूसरा आपको बताना है कि इनकी जो कल्चरल लाइफ थी वो आपके कैसी थी। ठीक है ना। तो राजस्थान में आपको जैसे शुरुआत करते हो तो आपको बताना है कि राजस्थान में एक समृद्ध ताम्रपाषाण संस्कृति की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं, उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। तो पहले तो आपको ये बताना है। फिर ये संस्कृति हमें कहाँ कहाँ मिलती है, तो उसमें जैसे बनास या आर्ट संस्कृति, तो सबसे पुरानी जो है आपकी संस्कृतियों में से ये है आपके। तो इस संस्कृति के प्रमाण जो है वो आपके ये है। ठीक है ना। फिर है गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति, इसको सबसे पुरानी माना जाता है आपके 2800 तक, 2800 BC से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पुरानी राजस्थान में ये मानी जाती है आपके। तो आपको ये बताना है कि वितरण में, तो मैप बना के आपको ये चीजें बतानी है। ठीक है ना। फिर आपके अलग से जो इस संस्कृतियों के कई स्थल है जो बनास संस्कृति के बाहर स्थित थे, जैसे बालाथल है, तो उस स्थल के बारे में आपको बताना है। ओजियाना है, लाचुरा है, तो ओजियाना हो गया, लाचुरा हो गया, कुराड़ा हो गया, मल्ला हो गया, भरतपुर में आपके कुराड़ा हो गया, नागौर में। ठीक है ना। ये आपके भीलवाड़ा में हो गए। तो इनके जगह भी आपको बतानी है। ठीक है ना। किराड़ोत हो गया आपके, तो जयपुर, आपके सवाई माधोपुर, ठीक है ना, भरतपुर, इन क्षेत्रों में भी अपन देखते हैं कि इस संस्कृति का विस्तार था आपके। तो ये आपको बताना है। और अधिकतर जो ये संस्कृतियां थी आपके वितरण प्रतिरूप में आपको बताना है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में थी ये आपके क्षेत्र व पर्वतीय भागों में, पर्वतीय व नदी क्षेत्रों में इनका विस्तार मिलता है आपके। कई जगह पे तांबे की खदानों के आसपास भी मिलती है, जैसे खेतड़ी के पास आपके गणेश्वर है, पास भी संकेंद्रण मिलता है आपके। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताने हैं। तो पहले तो आपके क्या हो गया, वितरण प्रतिरूप अगर बात आती है तो कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज। फिर इसकी विशेषताओं की अगर अपन बात करें, सांस्कृतिक जीवन या इनकी क्या विशेषताएं थी, और इनका अपन सांस्कृतिक जीवन है, यानी इन संस्कृतियों की क्या विशेषताएं थी, इनका सांस्कृतिक जीवन जो था वो आपके कैसा था। तो एक तो इनकी मृदभांड परंपरा थी, और जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां उनकी मृदभांड को अपन OCP कहते हैं, ओकरे कलर्ड पेंटेड वेयर। ठीक है ना। तो ये आपके एक तरह से गेरुआ जो है चित्रित मृदभांड जो है वो आपके माना जाता है। दूसरा, इनको जो है तांबा गलाना और उपकरण बनाने की विद्या आती थी। तो ये जानकारी थी आपके। ठीक है। फिर आपके जैसे भवन वगैरह आपके ये रहते थे, भवन निर्माण, इस कला से भी ये वाकिफ थे आपके। और भवन निर्माण में जो है
आप देखोगे कि कहीं पे स्तंभ युक्त भवन के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना, खंबे वगैरह जो थे वो आपके स्तंभ गर्त मिले हैं खंबे गाड़ने की जगह। तो ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं, और ये सब स्थायी जीवन के बारे में बताता आपके, स्थायी जीवन। और ये ग्रामीण संस्कृतियां थी आपके, तो इनकी जो संस्कृति या सांस्कृतिक जीवन था वो कैसा था, ग्रामीण संस्कृति, जिसमें पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था के हमें प्रमाण मिलते हैं आपके। तो पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं, और कृषि अर्थव्यवस्था थी इनकी समृद्ध, उसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी। क्लियर हो रही है आप लोगों के? तो कृषि में जैसे गेहूं है, चावल है, ज्वार है, पशुपालन में भेड़ बकरी गाय इन जानवरों के जो है आपके प्रमाण मिलते हैं। और कृषि अर्थव्यवस्था में चावल के भी इवन प्रमाण मिले आपके, तो गेहूं है, चावल है, ज्वार है, ठीक है ना, इनकी खेती ये लोग करते थे। और आहड़ में पर्टिकुलर इनके प्रमाण मिलते हैं आपके, कि वहाँ के लोग जो है चावल की खेती करते थे। तो ये आपके तो पशुपालन है, ठीक है ना। लेकिन स्थानीय व्यापार भी होता था, और जो कुछ जगह है आपके जैसे उनसे जो है हमें बाकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संपर्क के भी पता चलते हैं। कैसे? जैसे गणेश्वर है आपके, तो अपन इसको यूं कह सकते हैं व्यापार। तो व्यापार एक तो स्थानीय था, आपस में जो था आपके वस्तु विनिमय के तरीके से होता था, और दूसरा जो था सैंधव संपर्क। सैंधव संपर्क का मतलब था जैसे गणेश्वर से सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी, सभ्यता को ताम्रापूर्ति। तो इस तरीके से चीजें आपको बतानी है। तो ये सारी विशेषताओं में आ जाती है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों की मुख्यतः क्या विशेषताएं थी, और तांबे का जो उपयोग भी करते थे वो आपके तांबा गलाना, शुद्ध तांबा एकदम बिल्कुल जो है गणेश्वर में मिलता आपके। तो शुद्धता जो थी वो उच्चतम स्तर की थी आपके। तो ये सारी बातें अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जीवन रहा आपके ताम्रपाषाण संस्कृतियों का। फिर आता है कि राजस्थान में लो युगीन सभ्यताओं पर प्रकाश डालो। अब लो युगीन सभ्यता राजस्थान में जो है, लो युगीन का मतलब ये होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, और 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो महाजनपद कालीन सभ्यताएं थी वहां से लोहा जो है उसका व्यापक प्रयोग होता है। तो 6ठी सदी में अब यूं कह सकते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व लोहे का व्यापक प्रचलन उत्तर भारत में हो चुका था। तो यहाँ से जो है हमें ये प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी संस्कृति है कौन सी है लो युगीन, उनकी अपन अगर बात करें प्रमुख संस्कृति आपके, तो इसमें आपको कुछ खास नाम मेंशन करने हैं, और जो विशेष बात है वही बतानी, क्योंकि खूब सारी संस्कृतियां है आपके लो युगीन, तो आप सभी जो है 100 शब्दों में नहीं लिख सकते हो। तो खास खास जो है आपको लगभग मेंशन तो नाम सारे करने हैं, लेकिन उसमें खास बात, तो जैसे अपन बेराट की बात करते हैं आपके, ठीक है ना, तो बेराट जो है महाजनपद काल में हमें जानकारी मिलती है यहाँ पे, मत्स्य की राजधानी थी आपके महाजनपद कालीन से लेकर, और गुप्तोत्तर काल तक जो है यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। इवन मुगल काल में भी यहाँ पर कुछ जो है हमें प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके तो बेराट के बारे में आपको बताना है। इसी तरह रंग महल है आपके, मौर्योत्तर काल से यहाँ पे संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो कुषाण जो मौर्योत्तर काल में थे, कुषाण व गुप्तकालीन प्रमुख स्थल है ये आपके। तो आपको यहाँ बताना है कि ये जो है मुख्यतः इन दो समय का स्थल माना जाता है। इसी तरह सुनारी है आपके, इनको अलग से भी लिखेंगे लेकिन यहाँ पे खास है, यहाँ लो भट्टिया प्राप्त हुई आपके, ठीक है ना, सुनारी से आपके। यहाँ मौर्य, शुंग और कुषाण, ठीक है ना, यानी मौर्य और मौर्योत्तर काल व कुषाण कालीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो सुनारी में जो है वो आपके ये है। इसी तरीके से बागोर और आहड़ है आपके, यहाँ पर भी लो युगीन संस्कृतियों के हमें प्रमाण मिलते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये भी है। नोह की बात मैं पहले ही कर चुका हूं आपके, ठीक है ना। और ईसवाल जो है यहाँ पर भी लोहे की
आपके लोहयुगीन संस्कृतियों के हमें प्रमाण मिलते हैं। लोहे गलाने के जो प्रमाण है वो आपके, और रैंड में भी आपके टाटा नगर के नाम से जाना जाता है आपके, ठीक है ना, और यहाँ पर भी लोह सामग्रियां मिलती है। तो इस तरीके से आपको बताना यहाँ पे। फिर इसी तरह नगर है, वहां पर भी हमें लोहे की कई सामग्रियां प्राप्त हुई है आपके। नगर है, नागरी है, नगरी जो है माध्यमिका, ठीक है ना, ये सब आपके मौर्योत्तरकालीन जो गणराज्य थे उस समय यहाँ पे एक समृद्ध संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। फिर आपके नलियासर है सांबर में, ठीक है ना, तीनमाल है आपके। तो ये आपको बताना है, इतने सारे क्षेत्र जो है वो आपके। तो इन सब जगह पे हमें लोहयुगीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और इनमें से अधिकतर जो भाग थे उनका लोह उपकरण बनाने में बहुत बड़ा योगदान आपके माना जाता है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इस प्रश्न में अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको सारी चीजें लगभग जो भी राजस्थान में जो मुख्यतः स्थल मिलते हैं जहाँ पे लोहयुगीन सभ्यता यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व व उसके बाद की सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने ही करने हैं, ठीक है ना। भले ही आप एक एक लाइन लिखो लेकिन आने सारे चाहिए, और मैप वगैरह की जरूरत इसलिए होती है आपके। फिर है राजस्थान में मौर्य व मौर्योत्तरकालीन संस्कृतियों के विकास और वितरण को समझाओ। अब इसमें आप क्या बताओगे, मौर्य काल और मौर्योत्तरकालीन। तो मौर्य काल में तो जैसे बेराट महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, तो जहाँ से हमें कई सारी जानकारियां मिलती है। नोह में जो है जाख बाबा की मूर्ति मौर्यकालीन है आपके। तो पहले आप बताओ कि मौर्य काल में कौन सी जगह है आपके। तो मौर्य काल में आपको बेराट एक तो महत्वपूर्ण स्थल जो है वो आपके ये बताना है, विराटनगर, बेराट। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिलती है, अशोक के लेख मिलते हैं, NBPW यानी उत्तरे काले चमकदार मृदबांड मिलते हैं आपके। चमकदार मृदबांड मौर्यकालीन विशेषताएं जो है वो आपके ये है। फिर अशोककालीन स्तंभ के प्रमाण मिलते हैं आपके, चमकीले पॉलिश्ड किए हुए आपके चमकीले स्तंभ के प्रमाण है। मरण मूर्तियां मिलती है, टेराकोटा जो है आपके, जो लोक कला का उदाहरण थी, जैसे जाग बाबा की मूर्ति थी वैसे आपके, ठीक है ना। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अशोक के लेख है आपके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बेराट के बारे में बतानी है। इसी तरीके से मौर्य काल में जो है 9 से भरतपुर में आपके यहाँ से जो है आपके जाख बाबा की मूर्ति है जो लोक कला का उदाहरण है आपके। मौर्य काल में दो थी कला, राजकीय कला और लोक कला। तो लोक कला का जो उदाहरण है वो आपके ये है। तो ये ऐसे बताना है। फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है। तो मौर्योत्तर काल में जो है अधिकतर गणराज्य थे। तो यहाँ पे एक तो विदेशी शासकों की सिक्के वगैरह मुद्राएं वो सारी चीजें मिलती है आपके, ठीक है। और दूसरा जो गणराज्य थे उनकी ये मुख्यतः राजधानियां थी, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए आपके। तो मौर्योत्तर काल में जैसे बेराट जो था वो मौर्योत्तर काल में भी रहा आपके। तो यहाँ पर उस समय की भी संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। जितने भी अपन ने जो अभी लोहयुगीन संस्कृतियां लिखी थी उसमें अधिकतर यही मौर्योत्तर कालीन की आपके नगरी है, ठीक है ना, नगर है, रैंड है, नलियासर है आपके, कुराड़ा है, नागौर में जो है आपके ताम्रपाषाण कालीन वो आपके इस समय यहाँ पर जो है ईरानी संपर्क के भी प्रमाण मिलते हैं मौर्योत्तर कालीन आपके, ठीक है ना। तो ये आपके रंग महल है। तो ये सारे क्षेत्र जो थे वो मौर्योत्तर कालीन संस्कृतियों को बताते हैं आपके। तो मालव, योद्धे, शिवी, अर्जुनायन, ठीक है ना, इन सब गणराज्यों के ये शक्ति के मुख्य केंद्र थे। और यहाँ पे शक, कुषाण, इंडो ग्रीक शासकों के प्रभाव और उनकी जानकारी मिलती है क्योंकि उनकी मुद्राएं वगैरह हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को आपके करना है। फिर है निम्नलिखित पर टिप्पणी करो। अब ये जो स्थल है, कई बार एक बार आरएस मेंस में ऐसा प्रश्न भी आपके आया हुआ है जिसमें स्थलों के बारे में पूछा है। अब जब स्थल आ जाए तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके। जैसे बागोर है आपके, तो आपको इसमें क्या लिखना है परीक्षा में, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स में तो आप पढ़ते हो तो अलग तरीके से पढ़ते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा मामला अलग है, लिखने का तरीका थोड़ा बदलेगा आपके। तो पहले तो आप बताओ ये कीवर्ड आने चाहिए आपके कि अवस्थिति
यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पे है आपके, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो मांडल, कोठारी नदी, तो आपको ये बताना है भीलवाड़ा में, ठीक है। फिर खोज व उत्खनन करता, तो अब ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या पढ़ रखी है, बस तरीका जो है वो पैटर्न जो है थोड़ा सा मेंस में चेंज करना है आपको। तो वीएन मिश्र द्वारा 1967-68 में खोज की गई, और उत्खनन जो था वो मिश्र व लेस्निक के द्वारा किया गया आपके। फिर आपके इसमें आपको बताना है कि चरण कौन कौन से है आपके। तो 3 चरण है, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण और लोहयुगीन, तीनों चरण की संस्कृतियां मिलती है आपके। तो मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं आपके, मैंने बताया था आप लोगों को। ताम्रपाषाण है और लोहयुगीन सभ्यता की अभी अपन ने बात की थी। तो तीनों संस्कृतियों के प्रमाण, तीनों चरण मिलते हैं आपके। पुरातात्विक सामग्री फिर आपके आती है कि भाई यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें मिली है, तो वो बता दो आप। तो मध्य पाषाण में हमें क्या मिलता है, तो मध्य पाषाण में हमें पशुपालन के भारत में प्रथम प्रमाण मिलते हैं, और मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं, जैसे ब्लेड है, खुरचनी है, उसकी आपकी जानकारी मिलती है। ताम्र पाषाण के बारे में क्या मिलती है, तो 5 तांबे के उपकरण मिले हैं आपके, ठीक है, पत्थर के मकान मिले हैं, और तांबे के उपकरणों में जो त्रिभुजाकार शस्त्र है वो आपके यहाँ पे मिलता है। मृदभांड में मौर्य का लो काल में आपके मौर्य और कुषाण कालीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं, और उनके मृदभांड वगैरह यहाँ से मिले। तो ऐसे आपको बागोर के बारे में बताना है। इसी तरीके से आपके आहड़ आ जाता है, मान लीजिए, तो आपको पहले ये बताना है कि इसकी अवस्थिति आहड़ की। तो आहड़ में आपको अवस्थिति बतानी है कि आयड़ नदी, उदयपुर, धूलकोट टीले के नीचे। खोज व उत्खनन अगर आ जाता है तो बताना है कि 1953 अक्षय कीर्ति व्यास आपके, पुराना नाम जो था आघाटपुर या ताम्रवती। फिर आपके चरण की बात आती है आहड़ की, तो आपको बताना है कि यहाँ पे 4 चरण मिलते हैं। पहला चरण और दूसरे का जो आधा भाग है वो ताम्रपाषाण का है, और दूसरे का बाकी आधा, और आपके तीसरा जो है वो लोहकालीन है। कुछ लोग यहाँ चौथे चरण की भी बात करते हैं, लेकिन कई जगह 3 चरण मिलते हैं, तो आप लिखोगे तो कोई मेंस में इन चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपके पुरातात्विक सामग्री और संबंधित जानकारी क्या है, तो ताम्रपाषाण जानकारी मिलती है आहड़ में सबसे पहले। तो तांबे के उपकरण मिलते हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली है, तांबे की मुद्रिका मिली है, ठीक है, तांबे के निकालने के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि आसपास में ये खदानों वाला क्षेत्र था। और लाजवर्द मणि के प्रमाण मिलते हैं, जो कि अफगानिस्तान तक संपर्क या सिंधु घाटी से संपर्क को दर्शाता है, क्योंकि अफगानिस्तान से सिंधु घाटी वाले लेपिस लाजुली या लाजवर्द मणि लेकर आते थे। फिर आहड़ के बारे में आपको आवास के बारे में बताना है। तो ये स्थल जो है आपके ऐसा स्थल है जहाँ पत्थर और मिट्टी से निर्मित घर है। मैंने बताया था कि गर्त स्तंभ मिलते हैं, खंबे गाड़ने की जगह मिलती है, घरों से पानी निकालने के लिए चक्रकूप जैसी व्यवस्था मिलती है आपके। तो ये बताना है। कृषि में फिर आपके बताना है कि खेती वगैरह कैसी थी, ठीक है ना। हमें यहाँ पे कौन सी और जानकारियां मिलती है, तो गेहूं, ज्वार, चावल की खेती है, ठीक है ना। अन्न संग्रहण हेतु आपके गोरे व कोठे के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन में अगर आपको आपके आहड़ के बारे में बताना है, तो 8 पालतू पशुओं की हड्डियां यहाँ पे मिलती है, और उसमें बनासियन बुल जो है उसकी आकृति जो है आपके टेराकोटा जो मिट्टी की आकृति है वो सबसे प्रमुख, यानी कि गाय भैंस जो आज के जो पशु जो अधिकतर पाले जाते हैं वो आहड़ के लोग उस समय पालते थे। फिर आपको आहड़ के बारे में सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। तो सामाजिक जीवन में हमें बताना है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रणाली थी, क्योंकि एक घर में 6 चूल्हे मिलते हैं आपके, यानी कि बहुत बड़ा घर था, और वो इतने ज्यादा चूल्हों की उनको आवश्यकता थी। तो ये सारी चीजें आपके संयुक्त परिवार प्रणाली के बारे में बताता है। फिर हमें कला के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो एक तो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है ना, तो 7 प्रकार के मिले हैं, लाल व काले सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, और उस पे उकेरण विधि से आकृतियां उकेरी गई है। मूर्ति में जो है बनासियन बुल है वो सबसे यूनिक है आपके, तो वो कला में है। फिर आपको लोह चरण के बारे में, आहड़ के बारे में बताना है कि क्या सामग्रियां मिलती है, ठीक है ना। तो लोह चरण में आपको यहाँ पे 26 प्रकार के मनके मिलते हैं, 79 प्रकार के लोहे के उपकरण हैं। फिर मौर्योत्तर काल में जो यूनानी राजा थे उनकी मुद्राएं मिलती है 6, ठीक है ना। मुहरे मिलती है यहाँ पे 3, और जो यूनानी मुद्राएं हैं आपके उन पर त्रिशूल और अपोलो देवता है। रंगाई छपाई उद्योग मिलता है मौर्योत्तर चरण में, बाट व अन्य सामग्रियां मिलती है। यानी कि आहड़ के बारे में इतनी सारी चीजें आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, पहले तो आपको ताम्रपाषाण काल के बारे में बताना है कि उपकरण कौन से थे, आवास कौन सा था, कृषि कौन सी थी, पशुपालन कौन सा था,
कला कौन सी थी, सामाजिक जीवन कौन सा था। फिर आप बताओ लौह चरण में यहाँ पे 26 प्रकार के मनके, 79 प्रकार के लोहे के उपकरण हैं आपके, 6 यूनानी मुद्राएं हैं, 3 मुहरें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, तब जाके आपके आहड़ की बात पूरी होती है। फिर है गिलुंद, तो सेम चीज उसमें बतानी है आपको कि पहले अवस्थिति, तो बनास नदी, राजसमंद, बनास संस्कृति का ये स्थानीय केंद्र कहलाता है, क्योंकि सारी विशेषताएं यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलती है आपके। खोज व उत्खनन में बीबी लाल ने किया था, जो ब्रजबासी लाल थे उन्होंने आपके 1959 में। ठीक है ना, क्या क्या यहाँ पे पुरातात्विक सामग्री मिलती है, तो यहाँ पे जैसे आहड़ में पत्थर से बने हुए भवन है, तो यहाँ पक्की ईंटों से बने हुए आपके मकान बन मिलते हैं, दीवारें उनकी कच्ची है। पशुपालन में यहाँ पे गाय और बैल जो है उनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। मृदभांडों में आपको बताना तो लाल व काले वही मृदभांड है आपके, और उन पर नृत्य करते हुए हिरण के चित्र मिलते हैं। इतनी सारी चीजें जो है वो आपको गिलुंद के बारे में बतानी है। तो आप इस क्लास को 1-2 बार सुन लोगे तो आपकी काफी चीजें कवर हो जाएगी। फिर जैसे गणेश्वर है, अब गणेश्वर की बात है तो फिर सेम अवस्थिति, तो अवस्थिति में आपको बताना सीकर, कांतली नदी, नीम का थाना। खोज व उत्खनन में आपको 1977 में रतन चंद अग्रवाल के द्वारा खोज, और फिर अगले ही साल जो है उन्होंने उत्खनन किया। फिर 1982 में यहाँ विजय कुमार द्वारा उत्खनन किया गया। फिर आपको सामग्रियां बतानी है, पुरातात्विक सामग्री, तो आपको इसमें कहना है कि ये प्राचीनतम ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहलाता है आपके, यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। खूब सारे ताम्र उपकरण मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करते थे। आवास की बात है तो आपको बताना कि भवन निर्माण हेतु पत्थर का प्रयोग, बाढ़ से बचने के लिए इन्होंने पत्थर के जो है दीवारें यहाँ पे बना रखी थी, एक तरह से बांध जैसी आकृतियां, यानी उस समय इस क्षेत्र में भी ज्यादा बारिश होती थी, इसलिए यह सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हुई। उपकरण जो मिले हैं यहाँ पे 400 से अधिक बाणाग्र, यानी बाण का जो आगे वाला भाग है तीर का, वो मिलता है। कुल्हाड़ियां मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, यानी कि ये क्षेत्र देखो आप कितना आर्द्र रहा होगा उस समय। जो गणेश्वर और सीकर वाला जो आज का क्षेत्र है उसका विपरीत था ये आपके उस समय। चूड़ियां मिलती हैं यहाँ तांबे की। ठीक है ना, मृद भांडों में जो है इनके जो मृद भांड थोड़े से अलग है आहड़ से। आहड़ और गिलुंद में तो काले व लाल मृद भांड है, यहाँ थोड़े कपिस वर्णी है, ओकरे कलर्ड वाले जो ओसीपी वाले हैं असली जो है वो यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले हैं यहाँ से आपके। और जानवरों में पशुपालन में हम देखेंगे तो वही गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, मुर्गा, इनके पालने के। और इस सभ्यता के भी मध्य एशिया से संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। तो इतनी सारी बातें जो है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर आपके बैराट है, ठीक है ना, ये सारे आपके पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना सबको, इनको एक एक बार आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न पे आप लोग इनको याद कर लेना। ठीक है ना, याद आप लोगों को अधिकतर है तो उसी पे लिखना है आपको। ठीक है, बैराट में तो अवस्थिति जयपुर में, शाहपुरा में। ठीक है, प्राचीन नाम विराटनगर। उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी जो हड़प्पा वाले थे उन्होंने ही खोज व उत्खनन किया। फिर 62-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने। अब मेंस में आपको इतने नाम याद नहीं हो तो भी चल जाता है, आप मेन एक नाम लिख लो, दयाराम साहनी से काम हो जाएगा आपके। फिर पुरातत्व जो स्तर और सामग्री कौन कौन सी है, तो यहाँ पर पाषाण काल से लेकर और गुप्तोत्तर काल तक जो मैंने बताया था तब तक के प्रमाण मिलते हैं। पूरा पाषाण युग की यहाँ हैंडेक्स यानी हाथ से निर्मित हाथ में जो उपयोग लेकर जो कुल्हाड़ी थी जिसमें बिना हत्थे की थी वो आपके यहाँ से मिलती है। मध्य पाषाण के सूक्ष्म उपकरण मिलते हैं यहाँ पे। गुफा चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं उच्च पूरा पाषाण युग में। ठीक है, और आगे मध्य पाषाण युग में भी। फिर आपके ताम्र पाषाण संस्कृतियों के यहाँ पे मृदभांड मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे बैराट में जो गुफा चित्रकला है उसमें स्वास्तिक, हाथी और टाइगर के आपके चित्र बनाए हैं लोगों ने। तो उस समय आपके जो गुफा चित्रकला थी जिसमें रेखीय चित्र बनते थे तो उन चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे PGW यानी जिसको अपन पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, उसके प्रमाण मिलते हैं आपके। फिर जैसे महाजनपद काल में आते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद तो यहाँ पे NBPW यानी उत्तरी काले चमकदार मृदभांड मिलते हैं। फिर मौर्य काल आ जाता है और मौर्य काल में आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो बीजक की पहाड़ी जिस पर भाबरू स्थान है और एक भीम की डूंगरी जिस पर बैराट स्थित है। दो अलग अलग जगह है, उनके बीच में डिस्टेंस है। जो बीजक की पहाड़ी पर भाबरू है वहां पे 2 लेख ब्राह्मी लिपि में अशोक के मिलते हैं और उसमें बुद्ध धम्मसंग और 7 पुस्तकों की सूची दी गई है। उसको कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1837 में। और जो भीम की डूंगरी पे जो है बैराट वाला स्थान
उसको कार्लाइल ने खोजा था 1871-72 में। आपकी ये चीज ध्यान रखनी। अशोककालीन बौद्ध स्तूप जो है वो बीजक की पहाड़ी पे मिलता है। फिर आपके मौर्य काल और महाजनपद काल में आहत मुद्राएं चलती थी, पंच मार्क्ड कॉइन। तो यहाँ चांदी की 8 जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन जो है वो आपके मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें मौर्य काल में मिलती है। मौर्योत्तर काल में जैसे ही हम जाते हैं मौर्यों के बाद, तो यहाँ पे मिनेंडर के सिक्के मिलते हैं जो कि इंडो ग्रीक शासक था आपकी, उसकी 16 मुद्राएं मिलती है। और इंडो ग्रीक राजाओं की यहाँ पे खूब सारी मुद्राएं मिली है, टोटल तो 28 मिली है, जिसमें मिनेंडर की 16 है आपके। फिर जैसे अपन गुप्त काल में जाते हैं तो ब्राह्मी लिपि का ही एक भाग था जिसको शंख लिपि कहते हैं, उसके प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं आपके। तो ये सारी चीजें आपको इतनी सारी जो है आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि किस काल में कौन से क्रम में क्या चीजें मिल रही। और फिर गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में जाते हैं तो हिनसांग यहाँ का उल्लेख करता है और वो कहता है कि यहाँ के भेड़ और बेल प्रसिद्ध थे, यानी कि उस चीनी यात्री ने भी ये चीजें नोट की आपके बैराट की। और उस समय ये कपड़ा बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। और बाद में मैंने कहा ना मुगल काल में भी अकबर की एक टकसाल के भी प्रमाण मिलते। तो इतना बड़ा आपके बैराट में है, तो पूरे आप 200-300 शब्दों में बैराट लिख सकते हो। 100 शब्दों में आए तो आपको हर काल के बारे में मेन जो चीज मैंने अभी आपको बोलकर बताई वो सारी चीजें आपको बैराट के बारे में बतानी है। फिर आता है आपके नोह। नोह की अवस्थिति भरतपुर में है। खोज व उत्खनन रतनचंद अग्रवाल द्वारा 1963-64 में किया गया आपके, तो वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर सांस्कृतिक चरण की बात आए तो यहाँ 5 सांस्कृतिक चरण है। ये जो आपके सांस्कृतिक चरण है जैसे बैराट में मिले हैं वैसे यहाँ पे 5 है। 5 में पहली शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई जो मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पे PGW मृदभांड मिलते हैं। फिर मौर्य काल में जाख बाबा की मूर्ति मिलती है आपके, ठीक है। और चुनार का जो पत्थर था जिसे मौर्य कालीन जो स्तंभ बने थे आपके, उसके भी प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। कुछ कृषि के उपकरण, छल्लेदार कुएं जो मौर्य कालीन विशेषता थी, रिंग वेल्स जो है उनके प्रमाण भी मिले हैं। फिर जैसे हम मौर्य काल के बाद आते हैं तो मौर्योत्तर काल आता है, तो उवेस्क और वासुदेव जो कुषाण शासक थे उनके सिक्के मिलते हैं। और उन पर पाप हतस अंकन मुद्रा वाली जो है आपके ऐसी मुद्रा मिली है जिसपे पाप हतस अंकन है, यानी कि वो एक तरह से वैदिक यज्ञों का प्रतीक है आपके। हवन कुंड का जो है प्रमाण मिलता है आपके, जो कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयास है ऐसा मान सकते हैं, जो कि शुंगों के समय हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि शुंगों ने जो है या तो और या फिर आपके कुषाणों ने उसको संरक्षण दिया था। फिर मौर्योत्तर काल में यहाँ लाल मृदभांड मिलते हैं जिसको अरेटाइन कहते हैं, जो रोमन है, यानी कि ये विदेशी संपर्क के बारे में भी आपको जानकारी देता है। और उसके ऊपर गोरैया और स्वास्तिक की जो है आकृतियां मिलती है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता रैंड, आप सभी ने पढ़ा है, अवस्थिति है निवाई टोंक में, ढील नदी है। उत्खनन 1938 में, दयाराम साहनी। फिर केदारनाथपुरी है। विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं हैं कि पहले तो मौर्योत्तरकालीन सभ्यता के प्रमाण है, मालव गणराज्य की राजधानी, मालव मुद्राएं मिलती है आपके, और पंचमार्क्ड कॉइन भी यहाँ से मिले हैं। और बहुत ज्यादा लो सामग्री के कारण इसको भारत का टाटा नगर कहा जाता है आपके, ये चीज है। तो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जो है वो यहाँ से मिलता है आपके। मथुरा कला, जो उस समय मौर्योत्तर काल में 3 कला थी आपके, मथुरा, गांधार और अमरावती, आप सब पढ़ चुके हो आप लोग। तो मथुरा कला की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, और उसमें जो भरूत स्तूप पे अंकन जो साल भंजिकाएं हैं जो सांची में भी मिलती है उनका भी यहाँ अंकन है आपके। फिर शीशे की एक मुद्रा मिलती है, जैसे दक्षिण भारत में सातवाहन शीशे की मुद्रा चलाते थे, तो इस समय राजस्थान में भी हमें एक शीशे की मुद्रा मिली है और उस पर मालव जनपदस लिखा हुआ मिलता है आपके। फिर सेनापति मित्र गणराज्य थे, उनकी भी कुछ मुद्राएं जो है वो यहाँ से मिलती है। और एक जो आपके यूनानी शासक था अपोलोडोटस, उसका सिक्का मिलता है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो आपको किस में बतानी है, रैंड में। ये पूरा तात्विक सामग्री है। फिर आपके आता है ईसवाल, उदयपुर में अवस्थित है। 5 स्तर है यहाँ पर भी, प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक के हैं। लोहा के सामग्री ज्यादा मिली आपके, और लो अयस्क के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, यानी कि इस समय मौर्य, शुंग और कुषाण काल में यहाँ पर भी लोहा गलाने के प्रमाण या लोहे की भट्टियों जैसी चीजें हमें मिलती है। कुषाण कालीन सिक्के मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऊंट के दांत के प्रमाण यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर है सुनारी, झुंझुनू में है अवस्थिति। उत्खनन आपके आता है तो 1980-81 में राजस्थान जो राज्य पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा। सुनारी में जो है वैदिक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं आपके। PGW, चावल, रथ यानी आर्यों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। बाद में लो अयस्क और लोहा बनाने की भट्टी यहाँ पे प्राप्त हुई है, और एक लोहे का प्याला भी यहाँ से मिला आपके, ठीक है। फिर मौर्य, शुंग और कुषाणकालीन संस्कृतियों के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं आपके। तो इतनी सारी बातें आपको किस में बतानी है, सुनारी में।
फिर आपके नलियासर, प्रीलिम्स में तो आपके पूछा ही था, मेंस में भी पूछ सकते हैं, सांबर के निकट स्थित है। 3री सदी ईसा पूर्व यानी कि मौर्य काल से लेकर 6ठी सदी ईस्वी तक यानी कि गुप्तोत्तर काल तक की यहाँ पे संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। आहत मुद्राएं, पंचमार्क कॉइन मिले हैं आपके, और इंडो ससेनियन जो थे आपके राजा, जिसमें ऊन वगैरह थे, उनके सिक्के यहाँ पे मिले, क्योंकि उन्होंने गुप्त काल में मिहिर कुल वगैरह आप सभी पढ़े हो, तोरमान वगैरह, तो उनका प्रभाव इस क्षेत्र में था, तो उनके कुछ सिक्के मिलते हैं। कुषाणों में हुविस्क के सिक्के मिले हैं, इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के मिले हैं, योधेय गणराज्य के सिक्के मिले हैं आपके, और गुप्त राजाओं के भी सिक्के जो है वो नलियासर से मिलते हैं आपके। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर परीक्षा में, मतलब प्रीलिम्स में तो पूछ सकते हैं, मेंस में भी आपको लिखना है कि 105 कुषाणों के सिक्के मिले यहाँ पे, और नालियों के गोल पाइप भी यहाँ से प्राप्त हुए, यानी कि ये जल प्रबंधन और जल निकास पर भी ध्यान देते थे। फिर इसके अलावा आपके कुछ स्थल जो है अलग से पूछ सकते हैं आपके, जैसे रंगमहल भी पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहली चीज आपके रंगमहल की अवस्थिति, तो आपको बताना सूरतगढ़। उत्खनन तो 1952 से 54 में अन्ना राइड, होलगर, अर्बमैन और के एरिस्कन द्वारा किया गया था आपके। एरिस्कन जो थे वो आपके तो स्वीडन के थे ये लोग, इन्होंने जो है यहाँ पे उत्खनन किया। सांस्कृतिक चरण की अगर अपन बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से यानी कि पाषाण युग, आद्य ऐतिहासिक सिंधु की बात अपन कर चुके थे, और ऐतिहासिक कालीन यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद की संस्कृतियों के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। सामग्री क्या क्या मिलती है रंगमहल में, अगर बात आए आपके सामग्री की, तो मृदभांड मिलते हैं आपके सबसे पहले, और लाल गुलाबी रंग के मृदभांड है। कुषाण काल और गुप्त काल की यहाँ 105 तांबे की आपके मुद्राएं मिलती है। कुषाणों में तो कनिष्क प्रथम, जो कनिष्क महान है उनकी, और कनिष्क तीसरे की मुद्राएं हैं आपके। ठीक है ना, पक्की मिट्टी की एक प्रतिमा पर जो है यशोदा आकृति अंकन है, लिखा हुआ यशोदा आकृति, और एक पे गोवर्धन उठाए हुए श्री कृष्ण जो है वो आपके यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है ना, गांधार कला में यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्तियां मिलती है, और चावल की खेती के भी जो प्रमाण है वो आपके कहाँ से मिलते हैं, रंगमहल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर आपके इसके अलावा जो है आपके लगभग हमने कवर कर लिए। ठीक है, फिर अपने वहां पे लो युगीन में पढ़े थे, एक तो भीनमाल आपके, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में, उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इनके बारे में अगर पूछे, ठीक है ना, भीनमाल के बारे में, तो जालोर में स्थित है। 1953-54 में रतन चंद अग्रवाल के द्वारा जो है इसका आपके उत्खनन किया गया आपके। शक क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं, शकों के आपके, और एक यूनानी जो है सुराही यहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि विदेशी संपर्क का प्रमाण है। हेनसांग ने यात्रा की थी, पीलोमोली कहा था आपने पढ़ा, और गुर्जर प्रतिहारों की आरंभिक राजधानी। तो ये आपको भीनमाल में बताना इतना। इसी तरह तिलवाड़ा है, तो आपको बताना है कि बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर है। वीएन मिश्र ने 1966-67 में यहाँ पे उत्खनन किया। मध्य पाषाण काल में अपने बात की थी, माइक्रोलिथिक कल्चर के प्रमाण मिलते हैं, वहां से शुरुआत हो जाती है। बाद में यहाँ अग्निकुंड के मानव अस्थि भस्म वगैरह ऐसे प्रमाण भी जो है वो आपके तिलवाड़ा में मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताने हैं। तो भीनमाल, तिलवाड़ा, ये भी आपके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्राचीन काल वाला जो भाग है आपके सभ्यताओं वाला अपना कंप्लीट है। इसमें आपके किस तरीके से प्रश्न का जो पैटर्न है वो हो सकता है, तो वो आपको देखना है कि एक तो वितरण प्रतिरूप पूछ सकते हैं, एक उनके सांस्कृतिक जीवन की विशेषता पूछ सकते हैं, आपके महत्व पूछ सकते हैं, तो उसमें हमें किस तरीके से लिखना है। भौगोलिक क्षेत्र पूछ सकते हैं कि अधिकतर जो संस्कृतियां थी वो आपके भौगोलिक कारकों से ज्यादा प्रभावित थी, व्याख्या करो, तो आपको बताना है भौगोलिक कारकों से। तो एक तो जो है पाषाण उपकरण मिलते थे, यानी कि पर्वतीय भागों में थी, नदी वाले क्षेत्रों में थी, झीलों के तटीय भागों में आपकी अवस्थित थी, या फिर जहाँ पे खनिज वगैरह मिलते थे, मिनरल्स वगैरह, तो वहां पर आपके स्थिति जहाँ पे लोहे के भंडार मिल रहे हैं, तांबे के मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हो कि भैया ये सारी संस्कृतियां थी वो भौगोलिक कारकों से इस प्रकार आपके प्रभावित थी। तो ये हमारा जो एक प्राचीन राजस्थान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। अब इसमें आपको एक दो बार आप इस चीजों को देख लोगे तो आपके आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पढ़ रखा आपने राजस्थान सभी ने है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक कई सारी चीजें जो है वो अपन करेंगे, मध्यकाल में भी करेंगे और आधुनिक में सबसे ज्यादा। उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगली जो है आपके क्लासे है उनसे।
क्लियर है? तो ये हमारा बैच शुरू होने वाला है 14 जून से आपके, तो आपको बिल्कुल जो है ज्वाइन करना है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, जो अगली आपकी आरएस की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो आज